से फेल हो गए हो? अमर सर ने लगभग रिजल्ट के पेपर मेरे मुंह पर मारते हुए कहा। इससे पहले कि सारे पेपर उड़कर यहाँ वहाँ बिखर जाते, मैंने फौरन उन्हें पकड़ लिया। दूर से देखने पर ही पेपर के कोने में लाल स्क्रेच से लिखा F चमक रहा था, जो साफ साफ चुगली कर रहा था कि मैं वापस फेल हो चुकी हूँ। मुझे अब इन सब की इतनी आदत हो चुकी थी कि मेरा इस पर कोई रिएक्ट करने का मन नहीं हुआ। मेरे मुंह से बस एक गहरी सांस निकली और अपने कंधे उचकाते हुए मैंने लापरवाही से कहा, तो मैं क्या करूं? अमर बिफरते हुए, आर यू सीरियस मिस पारेख? मैंने भी उसी टोन में जवाब दिया, सीरियस? मुझे नहीं लगता हमारी नॉर्मल लाइफ में लोग कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं, तो डिप्रेशन और इंटीग्रेशन पर टाइम वेस्ट क्यों करूं मैं? व्हाट बाय गॉड, जब से ये इंटीग्रेशन देखा है मैंने, मुझे सांप भी इससे ज्यादा क्विट लगने लगे हैं। अमर व्हाट? जवाब में मैंने ऑफिस की छत को घूरना ज्यादा बेहतर समझा। मुझे पता था ये सबसे बेहयात एक्सक्यूज है। सच तो ये था कि एग्जाम से एक रात पहले तक की मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखने में बिजी थी। हैरी, जो मेरा क्रॉस भी है, उसने गोवा में बताई छुट्टी का पल को इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। उसकी शॉर्टलेस पिक्चर ने मेरी नींद उड़ा दी थी, मगर नेक्स्ट वीडियो में उस चुड़ैल साक्षी को उसने चिपकते देखा। मैंने रात भर में करीब 1000 गालियां उसे देने के लिए रट डाली थी। नतीजा, मेरे दिमाग में डिप्रेशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के लिए जगह ही नहीं थी। तो एग्जाम में क्या खाक लिखती? अमर सर ने फिर मुझे जवाब दी, लिसन मिस पारेख, और मैं अपने ख्यालों से बाहर आ गई। अमर, मेरी तरफ देखिए और जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से समझिए। अब मैंने सीधा अपने मत्थे प्रोफेसर की आंखों में झांका। गोरा रंग, क्लीन शेव फेस, फिट बॉडी, और इन सबसे बढ़कर थी उनकी हल्की नीली आंखें। जैसे ही मैंने उनकी आंखों में झांका, मेरे दिमाग में एक गाना बजने लगा, तेरी आंखों के सिवा। बस इतना याद आना था कि मेरी हंसी छूट गई। अमर ने बिल्कुल असहाय भाव से मेरी तरफ देखा। मैंने तुरंत अपनी हंसी पर काबू पाया और बोली, आई एम सॉरी सर, प्लीज कंटिन्यू। अमर ने अपने सिर को पटकते हुए कहा, देखिए मिस पारेख, ये तीसरी बार है जब आप इस एग्जाम में फेल हुई है, और ये तीसरी बार है जब मैं आपको समझा रहा हूँ। प्लीज 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 अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए और एग्जाम को मजाक में लेना बंद कीजिए। मैंने बिना किसी लाग लपेट के पूछा, मुझे पास करने को क्या लेंगे आप? अमर ने हैरानी से मेरी तरफ देखा, कहना क्या चाहती है आप? मैंने बिना उसकी आंखों में देखे धीरे से पूछा, 50,000 काफी होंगे या और चाहिए आपको मुझे अच्छे मार्क्स देने के लिए? अमर गुस्से में कुर्सी को उठाते हुए बोले, मिस पारिक, आप शायद अपने होश में नहीं है, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। मैं घबरा गई। आखिर मैंने अच्छे ग्रेड्स के खातिर अपने प्रोफेसर को रिश्वत देने की कोशिश की थी, मगर मैंने इसे जाहिर नहीं होने दिया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखी। बात सीधी सी है सर, स्कूल में मैथ्स में मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। आप चाहे तो मेरे रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। ये सब प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब से आपने मुझे पढ़ाना शुरू किया। नंबर्स वाले मैथ्स तक तो फिर भी ठीक था। क्या जरूरत थी आपको नर्वस के साथ इंग्लिश अल्फाबेट को मैथ्स में घुसाने की? मुझे यह सब समझ नहीं आता। मुंह बनाते हुए मैंने अपनी बात खत्म की। मेरी बचकानी बातें सुनकर अमर सर का खून खोल रहा था, साफ दिख रहा था। वह बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहे थे। उन्हें खड़े खड़े ही झुककर अपने हाथ मेरे सामने डेस्क पर टिकाए और अपना चेहरा मेरे सामने लाते हुए बोले, क्या आप चाहती है कि मैं आपके पापा को कॉल करके यहाँ बुलाऊं मिस पारेख? उसकी खा जाने वाली नजरों से इतने करीब को देखकर मेरा कॉन्फिडेंस डोलने लगा था, मगर पापा को बुलाने वाली बात सुनकर मैं बिल्कुल पेट पकड़कर हंसने लगी। अमर सर गुस्से में सीधा खड़ा होते हुए बोले, तुम्हारी जितनी बदतमीजी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। ठीक है, अब मैं तुम्हारे पापा से ही बात करूंगा। मैंने लापरवाही से पेपर्स उठाते हुए कहा,
आई डोंट केयर, नंबर तो होगा ना आपके पास, कर लीजिए कॉल। वह कुछ देर तक मुझे गुस्से में घूरता रहा। कर भी क्या सकता था? मेरे पापा हमेशा बिजनेस मीटिंग में ही बिजी रहते थे, इतने बिजी कि उनका फ़ोन लगभग हर वक्त स्विच ऑफ ही रहता था। वो कितना भी ट्राई कर ले, उनसे बात करना पॉसिबल ही नहीं था। खुद मुझे अपने पापा से बात करने के लिए उनकी खड़ूस सेक्रेटरी को कॉल करना पड़ता था, और वो तब तक मेरी बातें उनसे नहीं करवाती थी तब तक कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो, और मैं 110% श्योर थी मेरे किसी भी प्रोफेसर के पास उसका नंबर नहीं था। अमर सर अब अपने शॉर्ट की बाहें फोल्ड करते हुए वापस अपनी जगह बैठ गए। इस दौरान उन्होंने एक बार भी अपनी नज़र मुझ पर से हटाई नहीं। उनकी उनकी मस्कुलर आर्म्स और गुस्से भरी आंखें देखकर एक मिनट के लिए मुझे लगा कि अब ये मुझे पीठी नहीं डाले। फिर भी मैं ढीठ ही तरह तनकर बैठी रही। अमर, ओके मिस पारेख, आप अब अपने लिए एक ट्यूशन टीचर हायर कर रही है। यही आपके लिए भी बेस्ट होगा और मेरे लिए भी। मैंने हैरानी से अपनी आंखें सिकुड़ी। ट्यूशन टीचर? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उनसे किसी ट्यूशन टीचर को लुटा सकूं, जबकि सच्चाई यह थी कि हर महीने मेरे पापा लाखों रुपए जेब खर्च के तौर पर मेरे अकाउंट में डालते देते थे। अमर, आपको उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है मिस पारेख। मैं अपने स्टूडेंट का फ्यूचर खराब नहीं होने दे सकता। मैंने मिस साक्षी से बात कर ली है, वो बहुत अच्छी स्टूडेंट है। आज से आपके मैथ के सारे डाउट्स वही क्लियर करेगी। मैं लगभग चीख पड़ी। क्या? वो चुड़ैल? वो मुझे ट्यूशन देगी? नो वे। आप अच्छी तरह से जानते, अगर हम दोनों 5 मिनट भी एक साथ रहे तो डेफिनेटली एक दूसरे का मर्डर कर देंगे। अमर, ये मेरा फाइनल डिसीजन है और आपको उस पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे इस काम की पेमेंट मैं दे दूंगा, क्योंकि मैं आपका टीचर हूँ, एंड अकॉर्डिंग टू यू मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ा नहीं पाया। सो अब यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी गलती सुधारूं। मैंने विरोध करना चाहा, बट सर, अमर सर ने फाइल्स पटकते हुए बिना मुझ पर नजर डाले ही कहा, नो डिस्कशन मिस पारेख, अब आप यहाँ से जा सकती है। अमर सर, मैं अगर कोई एकमात्र अच्छी चीज थी तो वो बंदा हैंडसम था, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कॉलेज की कम से कम आधी लड़कियां तो जरूर उन पर मरती थी। कितनों ने तो सिर्फ उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में मैथ ले रखा था। वो मैं, जैसा मैंने पहले भी बताया, मुझे उनसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। हम लोग यहाँ से सीधे पार्किंग एरिया में आ गए। मैंने कार निकाली और स्टार्ट करने ही वाली थी कि अचानक मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ। मैंने मैसेज ओपन किया तो किसी 8वें अजूबे की तरह पापा का मैसेज मेरे सामने था। पिताश्री के पास इतना टाइम कहाँ से आ गया कि उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया। जूली जूली की लिखा है, कह रहे हैं आज जल्दी घर आ जाओ, उन्हें मुझसे ज़रूरी बात करनी है। जूली, अब ज़रूरी ही होगी तभी मैसेज किया है। चल तुझे ड्रॉप कर दूँ पहले। आधे घंटे के अंदर जूली को उसके घर छोड़कर मैं पार्क मैंसन के अंदर थी। जैसे ही मैंने घर के अंदर कदम रखा, पापा की आवाज आई, आ गई अन्नू। पापा मुझे इसी नाम से बुलाते थे। वो सोफे पर बैठे लैपटॉप में न जाने क्या करने में बिजी थे। मैं पापा बोलते हुए जाकर उनसे लिपट गई और बिल्कुल चिपक कर उनके पास बैठकर लैपटॉप की स्क्रीन को देखने लगी। पापा ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा दिन कैसा रहा? ठीक ठाक? अब वो गंभीर स्वर में बोले, दरअसल पिछले कुछ महीने में हमारी कंपनी के शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं। कंपनी घाटे में जा रही है। यह बात कहते हुए दुख और चिंता उनके चेहरे और आवाज में साफ साफ झलक रही थी। मुझे उन्हें ऐसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सो मैंने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं पापा, बिजनेस में ये सब तो लगे ही रहता है। अगर मैं आपकी इससे कोई भी मदद कर सकती हूँ तो प्लीज मुझे बेझिझक बताइए। पापा ने मेरा पकड़ लिया और भारी स्वर में बोले, तुम एक काम कर सकती हो मेरी बच्ची। इतना सुना था कि मेरी धड़कनें बढ़ गई। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या? उन्होंने उम्मीद भरे स्वर से कहा, हर्षित सक्सेना ने शादी का प्रस्ताव भेजा है। प्लीज तुम शादी के लिए हाँ कह दो।
मुझे तो अपने कानों पे यकीन ही नहीं हुआ। जैसे ही पापा ने हर्षित सक्सेना का नाम लिया, मैं उन दिनों के बारे में सोचने लगी। सुबह का वक्त, मैं घर में ही बने पापा के ऑफिस एरिया में खिलौने के ढेर से बैठी अपनी बार्बी डॉल को सजा रही थी। पास ही पापा ने अपने वर्किंग टेबल पर लैपटॉप में बिजी थे। पापा, मेरी मर्जी अच्छी लग रही है ना? पापा, मेरी बार्बी अच्छी लग रही है ना? पापा ने बिना लैपटॉप से नजर हटाए कह दिया, हाँ बेटा, बहुत सुंदर है। मैंने रुआसी आवाज में कहा, पर आपने तो देखा भी नहीं। पापा, वो इसीलिए क्योंकि कोई भी गुड़िया मेरी अनु से ज्यादा प्यारी नहीं हो सकती। कहते हुए पापा ने मुझे आकर गोद में उठाते हुए किस किया और बोले, मेरी गुड़िया ज्यादा प्यारी है। तभी अचानक फोन बजने लगा और काफी आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। उस वक्त उन्हें बिजनेस कॉल्स ही आते थे। सो पापा ने मुझे नीचे उतारा और फोन स्पीकर पर डाल दिया। मगर यह कोई बिजनेस कॉल नहीं था। दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज आ रही थी जो कह रही थी, मिस्टर पारेख, आपकी वाइफ का रोड एक्सीडेंट हुआ है, आप प्लीज जल्दी हॉस्पिटल पहुंचिए। पापा बुरी तरह घबरा गए। मुझे लेकर फौरन वो हॉस्पिटल निकल गए। मगर अभी हम आधे रास्ते में ही नहीं पहुंचे थे कि दोबारा कॉल आया। इस बार भी हॉस्पिटल से ही कॉल था, यह बताने के लिए कि मॉम अब नहीं रही। उस दिन मैंने अब पहली बार पापा को इतना टूटा और हारा हुआ देखा था। मुझे गले से लगाकर जब वो बेतहासा रोने लगे तो मैं उनसे पूछना चाहती थी, आखिर मॉम को हुआ क्या है? मगर दिल के किसी कोने में शायद पहले से ही ये एहसास आ चुका था कि कुछ बेहद बुरा घट चुका है। हम दोनों ने ही मॉम को बेजान शरीर को देखा था और उस पर लगे सैकड़ों घावों को भी। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो इससे भी ज्यादा दर्द देने वाला था। नर्स ने पापा को मॉम की रिपोर्ट सौंप दी। मॉम जिस लेडी डॉक्टर की टच में थी उसने बताया मॉम प्रेग्नेंट थी। पापा को यह बात पता नहीं थी। इनफैक्ट मॉम को भी यह बात उसी सुबह पता चली थी। डॉक्टर ने बताया सुबह ही उन्होंने फोन पर उनसे बात की थी और बताया था कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट में उनका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा था। वो इतनी एक्साइटेड थी कि उसी समय डॉक्टर से मिलने हॉस्पिटल निकल गई। उन्होंने बताया था कि वो अगले हफ्ते होने वाले मेरे बर्थडे पर पापा और मुझे सरप्राइज देगी। मगर नियति कुछ और ही थी। उस एक्सीडेंट में सिर्फ एक नहीं, दो जाने गई थी। हमने मॉम के साथ उसे भी खोया था जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था। हमारा सब कुछ खत्म हो गया था, बस पापा और मैं, अब यही हमारी दुनिया बची थी। लेकिन उसके बाद पापा ने मॉम के हत्यारे को सजा दिलवाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा ली। लेकिन जिस कार में मॉम का कार को टक्कर मारी थी उसके मालिक का नाम सुनकर पापा को और भी ज्यादा धक्का लगा। ये और कोई नहीं, हर्षित सक्सेना की कंपनी HR कॉरपोरेशन का मालिक का छोटा भाई था। पुलिस ने फौरन उसे पकड़कर जेल में डाल दिया था। मगर सक्सेना ने भारी पैसे खर्च कर उसकी सजा बेहद कम करवा दी थी। उसका भाई बेहद सस्ते में छूट गया। पापा ने बहुत कोशिश की मगर उसे सजा नहीं हो पाई। जाहिर है HR कंपनीज हमसे नाम और पैसे दोनों मामलों में ज्यादा आगे और पॉपुलर थे। उस दिन मुझे पहली बार पैसों की ताकत का ज्यादा अंदाजा हुआ था, जिससे कितनी आसानी से एक मुजरिम को बेकसूर ठहरा दिया था। एक वक्त था जब हर्षित सक्सेना की कंपनी HR कॉर्पोरेशन और हमारी कंपनी JP प्रेवडेंसी आपस में लिंक थी, जो सिर्फ बिजनेस रिलेशन नहीं था बल्कि हम फैमिली फ्रेंड्स भी थे। यह दोस्ती दोनों ही परिवारों में मेरे परदादा जी के वक्त से ही चली आ रही थी। दोनों परिवारों के आपसी रिश्ते बेहतर अच्छे थे। कई मौकों पर दोनों परिवारों ने आगे बढ़कर एक दूसरे की मदद की थी। मगर उस हादसे के बाद पापा ने न केवल उस परिवार के साथ सारे रिश्ते खत्म कर दिए बल्कि बिजनेस को भी अलग कर दिया। साथ काम करने वाली कंपनी आज एक दूसरे का राइवल कंपनीज में गिनी जाने लगी थी। इसके बाद पापा ने खुद को पूरी तरह से बिजनेस में झोंक दिया। नतीजा पिछले 13 साल से JP प्रॉपर्टीज पूरे इंडिया में नंबर 1 लैंड डेवलपमेंट कंपनीज में से एक बन गई थी। और यही वजह थी कि आज 13 साल बाद पापा के मुंह से उस हर्षित सक्सेना का नाम सुनकर मुझे झटका सा लगा था। अगर ये मजाक है तो सीरियसली बहुत ही घटिया मजाक है, मैंने लगभग चीखते हुए पापा से कहा। फिर मैंने उन्हें कंधे से पकड़कर समझाते हुए कहा, पापा आप दोनों बिजनेस राइवल्स हैं, बिल्कुल वैसे हैं जैसे BJP और कांग्रेस है। क्या इन दोनों को कभी दोस्ती हो सकती है? पापा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पास बिठाते हुए कहा, जानता हूँ अन्नू, मगर हम इस वक्त मुसीबत में हैं।
हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन को देखते हुए एचआर कॉर्पोरेशन हमारी मदद को आगे आया है। उसने पास्ट में जो कुछ भी किया उसके लिए वो लगभग हमसे माफ़ी मांगता रहा है। वह हमारे रिलेशन में वापस पहले जैसा करना चाहता है और बदले में तुम्हें अपने घर की बहू भी बनाना चाहते हैं। हाँ कह दूं अनु? ये कहते हुए उनके चेहरे की उदासी और गहरी हो गई थी। मुझे उन्हें ऐसे देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और आखिर मुझसे अपने बेटे की शादी करके उन्हें क्या मिल जाएगा? पापा बोले, इस रिश्ते का एक नाम देकर वह इस बिजनेस पार्टनरशिप को पूरी तरह मजबूत बनाना चाहते हैं। मैं बिल्कुल रुहासी हो गई। आओ मुझे ऐसे ही किसी अनजान आदमी के पास भेज देंगे। मुझे कहीं नहीं जाना, पापा ने भावुक होते हुए कहा। शादी तो तुम्हारे वैसे भी होनी है, एक दिन तो अभी ही सही, मगर तुम्हारी रजामंदी के बिना कोई बात नहीं होगी, ये मेरा वादा है। मैंने आखिरी कोशिश की। अकॉर्डिंग टू रिवाइज इंडियन लॉ आप मेरी शादी 21 साल से पहले नहीं कर सकते, आपको सजा भी हो सकती है। पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस कुछ ही महीने की बात है, फिर तुम 21 साल की भी हो जाएगी। मैं हताशा हो गई। पापा ने तो मैं और ना ही आप उनके बेटे से मिले हैं। आपको कैसे मालूम है कि वो अच्छा ही आदमी होगा? अगर उनसे शादी के बाद मुझे परेशान किया तो? और फिर अभी मेरे कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, मैं इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकती हूँ? पापा, मुझे पूरा विश्वास है वो अच्छा लड़का होगा और उन्होंने वादा किया है शादी के बाद भी तुम अपनी मर्जी की जिंदगी जीने के लिए आज़ाद रहोगी, अपनी पढ़ाई तुम जारी रख सकती हो। उन्होंने अपने दोनों हाथों के बीच मेरे चेहरे को थामते हुए कहा, तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं अनु। मैं तुम्हें इस शादी के लिए फोर्स नहीं कर रहा, बस उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा कर हमारी कंपनी को बचाने की कोशिश जरूर करोगी। आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा, मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। कहते हुए उन्होंने मेरा माथा चूम लिया और कमरे से बाहर जाते हुए बोले, इस बारे में सोचना जरूर। इस बात को तकरीबन 5 दिन गुजर चुके थे। इस दौरान मैंने एक बार भी उस प्रपोजल के बारे में नहीं सोचा। दरअसल मैं किसी अजनबी के साथ खुद को इमेजिन करना भी नहीं चाहती थी। हालांकि इस दौरान पापा को जब भी मौका मिलता वो किसी न किसी बहाने मुझसे इस बारे में एक बार जरूर पूछ लेते। 3 दिन पहले जब मैं ड्राइंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी, वो मेरी पसंदीदा ड्रेस लेकर आए थे और मुझे इस बारे में बात की। मैंने सख्ती से इस बारे में बात करने से मना कर दिया। अगले दिन शेफ से कहकर खाने की सारी मेरी पसंदीदा चीजें बनवाई गई। डिनर टेबल पर उन्होंने फिर से मुझसे इस बारे में पूछा। मैंने फिर से मना कर दिया, लेकिन सच कहूँ तो अब उनकी कोशिशों का लगातार उदासी से भरे चेहरे को देखकर मेरा मन पिघलने लगा था। आज सुबह तो बाकायदा उन्होंने मुझे मेरे बर्थडे पर लेटेस्ट मॉडल की पोर्शो कार देने का ही प्रॉमिस कर डाला। उफ, ओके फाइन, मगर पहले मैं उस आदमी से मिलना चाहती हूँ, उसके बाद ही मैं कोई डिसीजन ले पाऊंगी। पापा इतने खुश हो गए मानो मैंने हाँ बोल दिया हो। उन्होंने कहा, मैं हर्षित से बात करूंगा इस बारे में। थैंक यू अनु, कहते हुए उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। मैंने उन्हें खुद से अलग करते हुए कहा, इतनी जल्दी नहीं पापा। पापा मुस्कुराते हुए बोले, मुझे यकीन है तुम हाँ ही बोलोगी। अगले दिन पापा ने मुझे बताया, अगले शुक्रवार की रात का डिनर हम हर्षित सक्सेना के फैमिली के साथ करने वाले हैं। दोनों ही परिवारों ने ये डिनर सिर्फ हम दोनों के लिए रखा था। हम दोनों यानी हर्षित सक्सेना के बेटे और मेरे लिए, ताकि हम दोनों एक दूसरे के अच्छे से समझ सके। पापा ने भले ही अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, मगर मैं अभी भी मन में ठान चुकी थी कि उस जूनियर सक्सेना से मैं शादी नहीं करने वाली, कम से कम इतनी जल्दी तो बिल्कुल नहीं। अगले दिन कॉलेज में जूली और मैं कैंटीन में बैठे लॉन्च कर रहे थे और क्लास की घंटी बज चुकी थी। जूली, चल ना, क्लास शुरू हो जाएगी। क्या खोज रही है बैग में? मैंने अपने बैग की गहराइयों में झांकते हुए लगभग सब सामान ही बाहर निकाल डाला था। मिल गया, लिपस्टिक। मैंने विजय मुस्कान के साथ उसे हाथ में पकड़ते हुए कहा। जूली माथा ठोकते हुए बोली, अबे पागल, तू किसे इम्प्रेस करना चाहती है? अब क्या उस बूढ़े प्रोफेसर को लिपस्टिक लगाकर इम्प्रेस करेगी? मैंने उसकी बात को इग्नोर करते हुए पिंक लिपस्टिक लगाई। आज का दिन मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं बस हवा में उड़ रही थी। जूली, हो गया मेकअप सेकअप? अब चल, बस 2 मिनट और बचे हैं। मैंने घड़ी की तरफ देखा और तुरंत हम दोनों वहां से ऐसे स्पीड से भागे मानो हमारे पीछे कुत्ते पड़े हो।
अपनी ही धुन में हम दोनों हॉल में दौड़े जा रहे थे। जैसे ही मैंने टर्न लिया, मैं किसी से बुरी तरह टकरा गई। एक सेकेंड को तो होशी फाख्ता हो गया। किताबों और पेपर से उड़कर वहाँ बिखर गए थे। आउच! मैं अपना सर पकड़कर जमीन पर पड़ी थी। जूली मेरे पीठ पीछे थी। तभी अचानक एक जानी पहचानी सी आवाज मेरे कानों में पड़ी और मेरे कान खड़े हो गए। मिस पारेख, मिस बंसल, आप दोनों यहाँ क्या कह रही है? क्लास शुरू हो चुकी है। हद है। तो मैं उस जल्लाद से टकरा गई। मैंने फटाफट अपना बिखरा सामान समेटा और गुस्से में उसकी तरफ देखा, मगर जो कुछ भी मुझे दिखा उसे देखकर मुझे हार्ट अटैक आते आते बचा। उस जल्लाद के गले के पास मेरे पिंक लिप्स छप गए थे। जूली को देखा और जूली ने मुझे। हम दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा किया और बिना कोई जवाब दिए सीधा वहां से भाग निकले। पीछे से मुझे उसकी आवाज सुनाई दी, मिस पारेख, आप कुछ भूल रही है। मगर मुझे अब पलट कर देखना गवारा नहीं था। जो कुछ भी छूटा हो मैं मैनेज कर लूंगी उसके बिना। फिलहाल उसे जल्लाद से पीछा छुड़ान ज्यादा जरूरी था। और वैसे भी अभी केमिस्ट्री की क्लास थी। ये इकलौती क्लास थी जिसे मैं एंजॉय करती थी, क्योंकि केमिस्ट्री के प्रोफेसर पढ़ाते कम और हंसाते ज़्यादा थे। खेल खेल में कब पीरियड खत्म हो जाता था पता भी नहीं चलता था। अगले दिन क्लास में जूली, अमर सर कितने हैंडसम है ना। मैंने जूली की तरफ देखा, दोनों हाथों के बीच अपना सर रखे और वो जल्लाद को घूरे जा रही थी। उसकी स्माइल मुझे और ज़्यादा इरिटेट कर रही थी। मुझे अपनी तरफ गुस्से में घूरता देख कर वो बोली, ओह बस करना यार, सबको वो हैंडसम लगते हैं, बस एक तू ही है जैसे जल्लाद लगते हैं। उसकी बात सुनकर मैंने सामने नजर डाली। अमर सर बोर्ड के पास खड़े अपने नंबर्स और अल्फाबेट्स में बिजी थे। मैंने उनके सिर पर पांव तक देखा। वही फिट बॉडी, वही खूबसूरत सा चेहरा, वही नीली आंखें और हाथ में वही खड़ूस वाला एटीट्यूड और आंखों में भयंकर सीरियसनेस। फिर से मेरी तैरिया चढ़ गई और मुंह से निकला, कुछ नहीं बदला, ना कभी बदलेगा, जल्लाद ही रहेगा ये हमेशा। मैंने जूली पर नजर डाली, मगर वो तो अभी भी उनके सपनों में कोई दांत निकाले उसे घूरे जा रही थी। उल्लुओं की तरह घूरना बंद कर उनको। जूली, मैं तो बस तारीफ कर रही हूँ उनकी, तू चिढ़ क्यों रही है? फिर अचानक से मेरी तरफ पलटते हुए उनने एक्साइटमेंट होते हुए कहा, क्या उनकी कोई गर्लफ्रेंड भी होगी? जरा सोच अनु, अगर अमर सर की कोई गर्लफ्रेंड होगी या वाइफ होगी तो कैसी होगी? दुनिया की सबसे लकी गर्ल। कहते हुए फिर से वो अपने मैथ टीचर के सपनों में खो गई। मैंने अपना सिर पीट लिया और गुस्से में बोली, बिल्कुल गलत, वो इस दुनिया के सबसे बदकिस्मत लड़की होगी। इनके जैसा आदमी कभी किसी लड़की से प्यार कर ही नहीं सकता। वो तो अपनी वाइफ को भी मैथ क्लास ही लेते होंगे शायद। सब पर हुक्म चलाने और उनको अपने केबिन में बुलाकर लेक्चर सुनाने के अलावा इनको आता ही क्या है। मैं अपने धुन में बोली ही जा रही थी। मुझे ये भी ध्यान नहीं था कि एक साइलेंट क्लास में हूँ। अब मेरी जरा सी जोर सी आवाज हर कोई सुन सकता था। जब देखो मिस पारेख, कम टू माय केबिन। मिस पारेख, मैं आगे कुछ बोलती कि एक आवाज क्लास में गूंजी, मिस पारेख। क्या है? मैं बिना सोचे समझे गुस्से में चिल्लाई। जूली ने तुरंत मेरा हाथ झटककर मेरा चेहरा सामने की तरफ कर दिया। पूरी क्लास मेरी तरफ ही देख रही थी और साथ में वो भी। अमर सर ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान देते हुए मुझसे पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही है ना, हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहेंगी आप? मेरी आवाज बंद हो चुकी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूं। आखिर उन्होंने ही चुप्पी तोड़ी। मिस पारेख, अगले 10 मिनट के अंदर मुझसे मेरे केबिन में मिलिए। मेरा दिमाग बिल्कुल कुकर की सीटी की तरह बज गया। ये क्या बात हुई? इतनी सी बात के लिए केबिन में बुलाकर डांटेगा मुझे? इस जल्लाद का दिमाग खराब हो गया है क्या? बट सर, मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए दोबारा जोर से कहा, 10 मिनट मिस पारेख। जूली ने चिल्लाकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। सर, मैं भी बात कर रही थी, मैं भी आ जाऊं? उसकी बात सुन क्लास में सब हंसने लगे, मगर तभी बेल बज गई और मैंने चैन की सांस ली। अपनी फाइल
समेट कर वहां जाने लगे। जाते जाते एक बार फिर मेरी तरफ देखा और आने का इशारा कर दिया। मैं कसम से बता रही हूँ, अगर वाकई में मेरे अंदर आंखों से गोली मारने वाला कोई फंक्शन होता तो मैं अब तक 6 की 6 गोलियां उनके सीने में उतार चुकी होती। उसके साथ ही उसके जमीन में कम से कम 6 फीट अंदर तक गाड़ कर आती। भुनभुनाते हुए मैंने अपना सारा सामान समेटा और दरवाजे की तरफ बढ़ी। जूली मेरे साथ ही चल रही थी, मगर उसका मुंह लटका हुआ था। तुझे क्या हुआ? मैंने उनसे पूछा तो वो बोले, यार तुझे नहीं बुलाया उनसे केबिन में। हे भगवान, थोड़ी अक्ल दे मेरी इस पागल फ्रेंड को। इसे लगता है मैं वहां जाकर उस जल्लाद से प्यार भरी बातें करूंगी। आखिर मैं जूली की लैंग्वेज में कहे तो सियापा ही होना है। मैंने भगवान का नाम लिया और चल पड़ी शेर के मांद में अकेले। 1 मिनट के तो मेरा मन हुआ कान में रुई ठूस लूं, ना उसकी कही बातें सुनूंगी और ना दिमाग खराब होगा। मगर मैं जानती थी ये बेहद बेकार आइडिया था। मैं अब उसके ऑफिस के केबिन के बाहर खड़ी थी। मैंने जोर से सांस खींची और 3 बार नॉक किया। हर नॉक के साथ मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वो फिर अपने ऑफिस में ना हो। मगर एक बार फिर से मुझे यकीन हो गया कि भगवान मेरी कहीं नहीं सुनते। जब अंदर से आवाज आई, कम इन, मैंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर घुस गई। उन्होंने मुझे अपने सामने वाले कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गई, मगर जैसे ही उन्होंने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, मैं बोल पड़ी। इससे पहले कि आप मुझे कुछ सुनाए, मैं आपको बता दूं कि मैं और जूली वही डिस्कस कर रहे थे जो आप क्लास में पढ़ा रहे थे। मैंने साफ झूठ बोला और फिर जूली से भी तो बात कर रही थी मेरे साथ। फिर आपने उसे क्यों नहीं बुलाया? मगर उन्होंने मेरी किसी बात का जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और चुपचाप अपने हाथ में पकड़े एक नोटबुक के पन्ने पलटते रहे। मैं उकता गई थी। उनके डेस्क के कॉर्नर पर पकड़कर खड़े होते हुए तेज आवाज में मैंने कहा, मुझे घर जाना है और मैं जा रही हूँ। उन्होंने बिना कुछ कहे अपने हाथ में पकड़े नोटबुक डेस्क पर मेरी तरफ सरका दी। ये क्या? मगर उस नोटबुक को देखते ही मेरा सारा गुस्सा और झल्लाहट हवा हो चुका था। मेरी डायरी आपके पास? कल हॉल में आप मुझसे टकराई थी मिस पारेख। मेरी नजर सीधा उनके गले के पास गई जहां मेरा लिपस्टिक छप गया था। उन्होंने एक बार मेरी तरफ देखा और दूसरे ही पल हाथ से गले को ऐसे रगड़ा मानो अब तक वो मार्क मिटा ही नहीं हो और वो उसे मिटाने की कोशिश कर रहे हो। अचानक मेरी सोच को एक झटका सा लगा। वो मेरी डायरी के पन्ने पलट रहे थे। यही नहीं, पूरे 1 दिन तक मेरी डायरी उनके पास थी। मैंने हकलाते हुए पूछा, क्या आपने इसे पढ़ा? अनाया की पर्सनल डायरी लगभग 4 में पढ़ी। अनाया की पर्सनल डायरी लग जाती। इसके आगे सुनते रहिए। अनाया की पर्सनल डायरी लग जाती है अमर के हाथ, जिससे उसने अमर के बारे में अपने सारे जज्बात लिखे रखे हैं। ऐसा क्या लिखा था अनाया ने जिसे पढ़कर अमर की हंसी नहीं रुक रही और अनाया शर्म से पानी पानी हुई जा रही थी। जानने के लिए सुनते रहे आटू मोटिवेशनल वाइब्स। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आप कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।